सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने मानव रोग पढ़ना स्टार्ट किया था और मानव रोगों में हमने वर्गीकरण करने के बाद कुछ परिभाषाएं देखी थी। रोग कारक क्या होता है, रोग वाहक क्या होता है, आशय क्या होता है और वाहक क्या होता है। अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटकर इनको देखा कि किस तरह से रोग कारक तो वो जीव है जो रोग उत्पन्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोग कारक है। मलेरिया को उत्पन्न कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। सेकेंड थिंग, रोग वाहक। अब देखो, उस रोग कारक को हमारे शरीर के अंदर डालने का काम किसने किया था? मादा एनोफिलीज मच्छर ने। तो यहां मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मच्छर क्या कहलाई? रोग वाहक, कैरियर कहलाई, नहीं सॉरी वेक्टर कहलाई। और फिर हमने एक और बात की थी, वाहक। भाई रोग वाहक में से रोग हटा दिया, शब्द क्या बच गया? वाहक। यानी वाहक ऐसे जीव थे जो किसी एक जगह से रोग कारक को उठाएंगे और आपके शरीर तक लाकर छोड़ देंगे। भाई आपको काट नहीं रही, मक्खी आपको काटती नहीं है। मक्खी तो केवल और केवल आपके भोजन को इन्फेक्टेड कर देती है। कैसे? ना तो मक्खी के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन मक्खी जब गंदगी पर जाकर बैठी और वही गंदगी उठाकर आपके भोजन पर, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जानबूझकर नहीं लाती, वो तो बस गलती से लग जाता है और गलती से आपके भोजन पर छूट जाता है। फिर हमने बात की थी एक और, आशय की। तो कईयों को जैसे आशय में, आशय या रिजर्वायर, और बात करूं जैसे रोग वाहक, वेक्टर, कईयों को इसमें लगता है कि सर ये तो सेम सेम से हैं। हाँ, काफी हद तक ये सेम लगते हैं, लेकिन ये सेम है नहीं। और एक हो जाता है वाहक, कैरियर। लगते हैं सेम सेम, है नहीं। देखो कैसे, यहां पर अगर बात करूं तो आशय में ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं रोग वाहक की बात करूं तो रोग वाहक के अंदर रोग कारक इसके शरीर के अंदर होता है। रोग वाहक कारक जो है शरीर के अंदर होता है। प्लस अगर बात करें वाहक की तो ये केवल किसी एक स्थान से, केवल किसी एक स्थान से रोग कारक को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, यानी केवल ट्रांसफर किया, दैट्स इट। मक्खी केवल क्या कर रही है? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक ले जा रही है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कर रही। अगर मैं बात करूं इस आशय की, रिजर्वायर की, तो आशय का सुनना अंतर क्या है? देखो, क्योंकि कई बार लगता है कि आशय और रोग वाहक तो एक जैसा नहीं। देखो, आशय में रोग कारक इनके शरीर में या शरीर पर पाया जाता है। तो फिर ऐसा लगता है सर ये तो रोग कारक जैसी कंडीशन हो गई ना। लेकिन सबसे बड़ा बारीक सा अंतर क्या है? देखो, रोग वाहक खुद इस रोग कारक से प्रभावित होगा। जब मादा एनोफिलीज जो कि रोग वाहक है मलेरिया की, उसमें जब प्लाज्मोडियम रहेगा तो वो प्लाज्मोडियम उस मादा एनोफिलीज के शरीर से पोषण भी प्राप्त कर रहा था, आवास भी प्राप्त करते, यानी उसके शरीर के अंदर रह तो रहा था, साथ साथ वहां से पोषण भी प्राप्त कर रहा। यानी मादा एनोफिलीज खुद इस रोग कारक से प्रभावित हुई है, जबकि आशय जो होता है रोग कारक से प्रभावित नहीं होता है। ये एक बड़ा बारीक सा अंतर है। लिख सकता हूं देखो इसमें कि ये स्वयं रोग कारक से अप्रभावित, रोग कारक से अप्रभावित, जबकि यहां पर रोग कारक से स्वयं प्रभावित होते हैं। ये
रोग कारक से प्रभावित। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा ना, बारीक बारीक से अंतर है। अब जैसे मैं बात करूं, निपाह वायरस 2018 में जून में केरला में फैला था। तो ये निपाह वायरस जब फैलता है तो ये फल चमगादड़ के शरीर पर पाया जाता है। फल चमगादड़ के शरीर पर पाया जाता है, यानी फल चमगादड़ में निपाह नहीं होता है, न ही उसका इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब ये मनुष्य के संपर्क में आया निपाह वायरस, मनुष्य में निपाह रोग कर दिया। तो आशय ऐसे ध्यान रखना, बस कम होते हैं। ज्यादातर वायरस जो होते हैं वो आशय पर निर्भर करते हैं, और आशय कभी भी खुद उस रोग कारक से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर खुद प्रभावित हो जाते तो ये खुद रोगी बन जाते। फिर भाई, हमारे शरीर में भी तो कोरोना वायरस रह सकता है, हमारे शरीर से पोषण प्राप्त कर सकता है, यानी अगर हम इससे प्रभावित हो गए तो फिर हम तो रोगी कहलाए। जबकि चमगादड़ इसका क्या कहलाया? आशय कहलाया, खुद प्रभावित नहीं हुआ। अगर खुद प्रभावित हो जाता तो फिर ये आशय नहीं, तो फिर ये रोगी ही कहलाता। ठीक है, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। बात हम कर रहे थे रोग से संबंधित परिभाषाओं की, आगे बात करते हैं, आगे और परिभाषाएं देखते हैं। ये क्लियर होगा अब, आई थिंक, कि अब हम रोग कारक, रोग वाहक और वाहक में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, और इनके वैसे अपन ने उदाहरण भी लिखे थे, इसलिए उदाहरण में यहां पर रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव रोग में जो हम परिभाषाएं देख रहे थे, मानव रोग में वर्गीकरण कर लिया था हमने और बात कर रहे थे परिभाषाओं की। और परिभाषाओं में अगली परिभाषा लिखते ही अगली परिभाषा आ जाएगी। अगली परिभाषा की बात करता हूं मैं, तो रोग कारक, रोग वाहक, वाहक आशय के बाद अगली परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा, ग्रसन या इन्फेस्टेशन। ग्रसन या इन्फेस्टेशन, एक लाइन में छोटी सी परिभाषा है कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों और उसकी वस्तुओं पर रोग कारक का पाया जाना, ये क्या कहलाता है? ग्रसन कहलाता है। इन्फेस्टेशन, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेशेंट और इन्फेक्टेड पर्सन, ये क्या कहलाएगा? इन्फेस्टेशन कहलाता है। लिख लेते हैं इसमें एक लाइन कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों एवं वस्तुओं पर रोग कारक की उपस्थिति या रोग कारक का पाया जाना, ये क्या कहलाएगा? ग्रसन। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। जैसे ग्रसन के बाद इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। देखो, इंटरफेरॉन भी बहुत आसान सी परिभाषा, बस इतना ध्यान रखना, वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में सेल्स, कोशिकाएं इंटरफेरॉन का स्रवण करती है ताकि उस वायरस का इन्फेक्शन हमारी पूरी बॉडी में और आगे ज़्यादा नहीं फैले। एक लाइन में बताऊं तो वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीनीय पदार्थ, ध्यान देना, इंटरफेरॉन किसका बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यानी अगर इंटरफेरॉन की रासायनिक संरचना की बात करूं कि इसमें होता क्या? प्रोटीन होता है। तो वायरस के संक्रमण के समय
शरीर की सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया गया पदार्थ जो कि संक्रमण को और आगे बढ़ने से रोकता है, ये क्या कहलाएगा? इंटरफेरॉन कहलाएगा। लिखते हैं इसके बारे में कि वायरस संक्रमण के दौरान शरीर की सेल्स के द्वारा, सेल्स ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं सेल्स, कोशिकाएं, शरीर की सेल्स के द्वारा स्रावित प्रोटीनीय पदार्थ जो कि वायरस के संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकता है। वायरस के इन्फेक्शन को और आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता है। अगर वायरस लीतल है यानी वायरस ज़्यादा घातक है तो इंटरफेरॉन आपको बचा नहीं पाता है। लेकिन फिर भी देखो, इंटरफेरॉन की हमेशा कोशिश ये रहती है, एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टिव सीक्रेशन है, सुरक्षात्मक स्रवण है, जो कि आपके शरीर को और आगे इन्फेक्शन से बचाएगा। ठीक है, तो और आगे इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगा इंटरफेरॉन। रासायनिक रूप में क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनीय पदार्थ है। आगे बात करते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं, उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड, देखें इसमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। देखो, अगर किसी व्यक्ति में, भाई अभी कोरोना का जो सबसे खतरनाक चीज, एक और भी है, कई खतरनाक चीजें वैसे तो कोरोना वायरस में, लेकिन एक खतरनाक चीज क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, यानी वायरस बॉडी में आ गया, काफी टाइम तक तो उस व्यक्ति में लक्षण नहीं आते कोरोना के, जबकि उस दौरान उसके अंदर कोरोना वायरस आ चुका था, लेकिन लक्षण नहीं दिखाई दिए, तो ऐसे में व्यक्ति तो खुद को क्या मानेगा कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे कोरोना नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसे में जब दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, दूसरे व्यक्ति भी क्या देखते हैं कि यार ये तो हेल्दी है, ये तो स्वस्थ दिख रहा है, तो जब वो ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में आया तो उसने कई जनों को कोरोना वायरस बांट दिया। यानी जरूरी नहीं है कि वायरस इधर से घुसा और इधर आप में लक्षण आ गए, नहीं। जिस दिन कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिस दिन से, और जिस दिन उस रोग का पहला लक्षण आए, इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है, यही क्या कहलाता है, उद्भवन काल कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इस उद्भवन काल के दौरान चाहे कोरोना वायरस है, चाहे कोई दूसरा बैक्टीरिया या वायरस है, भाई आपके शरीर में तो अकेला वायरस आया, अकेला वायरस क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले वो आपकी बॉडी में जाकर मल्टीप्लिकेशन करेगा, जनन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा। चाहे वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो बैक्टीरिया वाला टीबी का माइकोबैक्टीरियम हो, चाहे वो वायरस कोरोना वायरस हो, सभी रोग कारक पहले हमारे शरीर में जाकर ऐसा माहौल बनाएंगे, खुद को एक तरह से खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे। अभी उनको आपको रोगी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और अपनी संख्या इतनी कर लेते हैं कि जब पहला लक्षण आता है तब अब आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। संभलने का मौका पहले था कि आप रोगी व्यक्ति से दूर रहते या वैक्सीनेशन करवा लेते। वैक्सीनेशन नहीं है तो कम से कम रोगी से तो दूर रह सकते,
लेकिन आपने दोनों ही चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, अब आप चपेट में आ गए। लेकिन जैसे ही आप चपेट में आए, आपको तुरंत ऐसे नहीं लगेगा कि यार इधर कोरोना टच में आया और इधर ही इन्फेक्शन के लक्षण आ गए, नहीं। ये जो टाइम पीरियड होता है रोग कारक का शरीर में प्रवेश तथा रोग के लक्षण दिखाई देने के बीच का जो ये टाइम पीरियड होता है, ये क्या कहलाता है? उद्भवन काल। और इस दौरान रोग कारक अपनी क्षमता में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। लिख सकते हैं इसमें कि रोग कारक, अब देखो सीधा मैं रोग कारक लिख रहा हूं, ठीक है। अब रोग वाहक वाहक वगैरह की बात नहीं कर रहे, सीधे अपन रोग कारक की बात कर रहे। रोग कारक का या पैथोजन भी कह सकते हैं, पैथोजन के शरीर में प्रवेश तथा रोग का प्रथम लक्षण दिखाई देने के बीच की समयावधि, टाइम पीरियड, बीच की समयावधि या टाइम पीरियड उद्भवन काल कहलाता है। उद्भवन काल कहलाता है। इस दौरान रोग कारक अपनी क्षमता एवं संख्या में वृद्धि करता है। इस दौरान रोग कारक यानी पैथोजन अपनी क्षमता एवं संख्या में वृद्धि करता है। यानी वो इतनी अपनी स्ट्रेंथ कर लेगा कि अब आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये हमने और परिभाषाएं देखी, ग्रसन, इंटरफेरॉन, उद्भवन काल, 3 और परिभाषाएं देखी। अब ध्यान देना, अब जैसे अगर अपन बात करें आगे और परिभाषाओं की, अच्छा इसमें आपके अगर बात करें जैसे कोविड-19 की, ठीक है। कोविड-19 में अपने को समझ में नहीं आता कि यार मेरे को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, इसलिए जैसे आरोग्य सेतु जो ऐप बनाई है उसमें भी देखो आपका सेल्फ एनालिसिस होता है। भाई अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते तो आपसे कई क्वेश्चन पूछता है वो ऐप में कि क्या आपको कुछ फीवर है, गले में या कुछ ऐसा खराश जैसा दिख रहा है, या आपने कोई ऐसे बाहरी या किसी अन्य देश की यात्रा की है, या कोई इन्फेक्टेड एरिया में आपने कोई भी जैसे ट्रैवल हिस्ट्री या ऐसी है क्या। वैसे तो वो ऐप आपको खुद को ट्रैक करती रहती है। जब आप आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में चलाते हैं तो आपके मोबाइल में जो ब्लूटूथ होता है ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, ताकि क्या होता है ध्यान देना, ऐसे में आसपास हमारे आसपास कोई आरोग्य सेतु ऐप का यूज़र जैसे ही हमारे उतने, क्योंकि ब्लूटूथ का एक निश्चित एरिया होता है, उस दौरान अगर हम किसी ब्लूटूथ के या किसी दूसरे आरोग्य सेतु ऐप के यूज़र के संपर्क में आए तो तुरंत वो हमें इंडिकेट कर देता है। जैसे अगर मैंने मेरा एनालिसिस किया, मैंने कहा हाँ भाई मुझे खराश भी लग रही है, मुझे हाई ग्रेड फीवर भी है, मैं किसी ऐसी जगह पर भी जाकर आया हूँ जहाँ पर कोरोना का इन्फेक्शन इतना फैला हुआ था, यानी सब चीज़ें अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब वो मुझे रिस्क फैक्टर पर रख देगा, यानी मैं हाईली रिस्क पर हूँ कि मुझे कोविड-19 हुआ है।
और अब मेरा वो जो स्क्रीन वो रेड वहाँ पर ऐसे टिक शो करता है, रेड ऐसा साइन दिखाता है। अब अगर कोई दूसरा आरोग्य सेतु ऐप यूज़र अगर मेरे उतने एरिया में, ब्लूटूथ के एरिया में अगर आ गया, तो उसके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आपके आसपास ऐसा कोविड-19 लक्षणों से युक्त व्यक्ति आपके आसपास है। तो ये ट्रैकिंग करता है इस तरह से। बाकी खुद भाई अल्टीमेटली रेस्पॉन्ड तो अपनी बॉडी को ही करना है, ठीक है। अगर हम देखो, अगर हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे तो हम किसके झूठ बोल रहे हैं? खुद से ही तो झूठ बोल रहे हैं। अगर हम ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे तो ऑब्वियसली वो आपको पॉजिटिव दिखाएगा वहां पर। तो बेटर वे कि हम देखो, अगर हम ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में हम जाएंगे तो लोग हमें ही क्या समझेंगे कि कोविड-19 का रिस्क पर हूं मैं। बाकी वो तो क्या है, देखो वो आपके शरीर के पैरामीटर को खुद तो चेक करता नहीं, वो खुद आपसे पूछता है फीवर है, आपने कर दिया यस, जबकि आपको फीवर था ही नहीं। वो पूछता है गले में खराश है, आपने कर दिया यस, जबकि उसने आपके खराश है ही नहीं। आपकी ट्रेवल हिस्ट्री, कहीं नहीं गए, घर में ही बैठे थे, फिर भी अगर वहाँ पर आपने यस कर दिया तो फिर आप पोटेंशियल या थ्रेट पर होंगे कि हाँ भाई इसमें कोविड-19 पॉजिटिव है। तो ऐसे में जो आपके आसपास वाले जो हैं उनके पास ऐसा नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आपके आसपास कोई ऐसा पॉजिटिव साइंस वाला या पॉजिटिव लक्षण वाला कोई कोविड-19 का व्यक्ति है, ठीक है। बाकी बेटर वे कि हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और इंटरफेरॉन भाई एंटीबॉडी जैसे कार्य कर रहा है। इंटरफेरॉन क्या है? एंटीबॉडी जैसे कार्य कर रहा है। बाकी अंतर क्या है? देखो, इंटरफेरॉन ऑलरेडी हमारी सेल्स में उत्पन्न करने की क्षमता है, जबकि एंटीबॉडीज क्या होती है? जब एंटीजन आएगा तब उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे किसी के शरीर में कोरोना वायरस आ गया तो कोरोना वायरस के खिलाफ पर्टिकुलर उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी जिसके संरचना दूसरी एंटीबॉडीज से अलग होगी। जबकि इंटरफेरॉन क्या एक जनरलाइज्ड प्रोटेक्शन है। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे आपके कोई दूसरा वायरस हो, वो इंटरफेरॉन हमेशा वो का वही आएगा सेल से। जबकि एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडीज क्या होती है? इस एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक होती है। यानी कोरोना की एंटीबॉडी अलग होगी और कोई दूसरे वायरस इन्फेक्शन की एंटीबॉडी अलग अलग होगी, लेकिन इंटरफेरॉन हमेशा एक जैसा ही होगा, ठीक है। इंटरफेरॉन नॉर्मली मैंने कहा ना, केवल क्या करता है? रोग कारक की वृद्धि को थोड़ा धीमे करने की कोशिश करता है, दैट्स इट। जबकि एंटीबॉडी एंटीजन को मार सकती है, एंटीजन की ग्रोथ को रोक सकती है। यानी एंटीबॉडी ज्यादा शक्तिशाली होती है, कहने का मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर अगली परिभाषा। एक देखो, वैक्सीन की परिभाषा बता रहा हूं, वैक्सीन को समझा रहा हूं, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझना। क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं सक्रिय टीका, निष्क्रिय टीका, एक्टिव वैक्सीन, पैसिव वैक्सीन, अंतर क्या है? छोटा सा अंतर मैं बता रहा हूं, देखना। पहले एंटीजन एंटीबॉडी को एक बार इनकी परिभाषा बता देता हूं, जैसे अभी अपन ने बात भी की। कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी बाहरी पदार्थ सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। कोई भी बाहरी पदार्थ जिसको मेरे शरीर की कोशिकाएं पहचानती नहीं हैं, वो सभी मेरे लिए एंटीजन है। पहचानने का मतलब ये नहीं कि शरीर, मैं तो जानता हूं धूल मिट्टी का कण क्या है। अरे भाई, आप जानते हो, आपकी ब्रेन सेल्स जानती हैं, आपका इम्यून सिस्टम नहीं जानता उसको। इम्यून सिस्टम के लिए धूल मिट्टी का कण बाहरी पदार्थ है। इम्यून सिस्टम के लिए एक पराग कण भी बाहरी पदार्थ है। और इम्यून सिस्टम के लिए किसी दूसरी व्यक्ति की किडनी भी अगर लगा दी तो वो भी बाहरी पदार्थ है। तो प्रत्येक वह पदार्थ, बाहरी पदार्थ, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, सक्रिय कर दे, क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। और एंटीबॉडी की परिभाषा भी यहीं से, इसी से निकाल रहा हूं। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडीज का निर्माण होता है।
तो एंटीजन ने क्या किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो किसका निर्माण हुआ, एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ। और ये एंटीबॉडीज इस इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज जो बनी हैं इम्यून सिस्टम से, ये इस एंटीजन को क्या करती है, नष्ट करने की कोशिश करती है। कभी सफल हो जाती, कभी नहीं होती। तो अगर आपकी नेचुरल एंटीबॉडीज सफल नहीं हुई तब आपको बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज भी देनी पड़ जाती है। कई बार एंटीबायोटिक्स के रूप में देते हैं आपको, क्योंकि नेचुरल आपकी इम्यून सिस्टम उस रोग कारक से लड़ने में सक्षम नहीं था, तो हमने आर्टिफिशियल यानी बाहर से दवाई के रूप में आपको कोई दूसरी एंटीबॉडी वगैरह कुछ ऐसे जो भी है दवाई दी आपको। तो दो परिभाषा है, पहले तो क्या हो गई, एंटीजन और एंटीबॉडी। कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर दे, दैट्स इट, वो क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। और इस एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या एंटीजन की विरुद्ध हमारे शरीर में किसका निर्माण हुआ, एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ। अब जब ये एंटीजन एंटीबॉडीज आएगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई तो अच्छी बात है कि भाई अब वायरस का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बेटर वे क्या है, एंटीबॉडी पहले से बना के तैयार रखो ना, तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। भाई ये एक तरह से वही कहावत हो गई कि आग लगने पर कुआं खोदना। और पहली बात क्या हो गई कि पहले से ही अपन ने पानी का इंतजाम करके रखा, पहले से ही अपन ने फायर सेफ्टी सिस्टम लगा कर रखा। सेम यही है, टीका क्या एक तरह से फायर सेफ्टी सिस्टम है। टीके के कारण क्या होगा, आपके शरीर में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। तो जैसे ही पोलियो का वायरस आया, अब ये पोलियो का वायरस उद्भवन काल के दौरान अपनी वृद्धि करके आपको रोगी बनाएगा, उससे पहले ही ये एंटीबॉडीज उसको नष्ट कर देगी। यानी बेटर वे क्या है कि आग लगने पर कुआं खोदने से अच्छा क्या है, पहले से ही फायर सेफ्टी सिस्टम लगा के रखो, पहले से ही एंटीबॉडी बना कर रखो। तो ये एंटीबॉडीज या तो हमारे शरीर में बन गई, यानी हमारे शरीर में खुद एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, तो ऐसा टीका सक्रिय टीका कहलाएगा। और अगर बाहर से कोई रेडीमेड एंटीबॉडी आपके शरीर में डाली है, निष्क्रिय टीका कहलाएगा। भाई रेडीमेड चीज़ों की वैलिडिटी या ऐसे कहे ना कि उनका जीवन काल भी क्या होता है, कम होता है। तो जो रेडीमेड टीका होता है यानी निष्क्रिय टीका, उसका जीवन काल भी यानी वो भी आपको 6 महीने से लगाकर 2 साल तक आपको सुरक्षित रख सकता है। जबकि सक्रिय टीका यानी जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण आपके खुद के शरीर में हुआ है, ऐसा सक्रिय टीका आपको जिंदगी भर उस रोग से बचा कर रखेगा। पोलियो की दवाई एक बार ले लो, जिंदगी भर पोलियो नहीं होगा, लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन हर 6 महीने से लगाना पड़ जाता है। अंतर है ना, दोनों टीके हैं, पोलियो का भी टीका, टिटनेस का भी टीका, अंतर है दोनों में। पोलियो का टीका एक बार ले लिया, खत्म, जबकि टिटनेस का टीका तो बार बार लेना पड़ता है अपने को। हाँ, आज मैंने अगर टिटनेस का टीका ले लिया तो अगले 6 महीने तक, भले ही मेरे जंग लगे हुए लोहे से चोट लगे, भले ही सड़क पर गिरने से चोट लगे, अब मुझे टिटनेस का खतरा नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मुझे चोट लगी तो फिर भाई मुझे दोबारा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, टिटनेस का टीका दोबारा लगाना पड़ेगा। आप में से कईयों ने ये चेक भी किया होगा, खुद ने फील भी किया होगा कि ज़िंदगी में कई बार टिटनेस का टीका लगवाना पड़ गया है। तो टीका ही बार बार क्यों लगवा रहे हो, कारण है क्योंकि टिटनेस के टीके में रेडीमेड एंटीबॉडी आपके शरीर में डाली है, आपके शरीर ने खुद ने एंटीबॉडी नहीं बनाई। तो आगे बात करते हैं। ध्यान देना, कोरोना के अगर जैसे अपन बात करें कोविड-19 की, वैसे इस पर मैं चर्चा करूंगा एक दिन, कोविड-19 की भी पूरी बात करेंगे। लेकिन अच्छा चलो यहाँ पर एक बात बता दूं कि कोविड-19 के रोगी में जो लक्षण दिखाई दें, क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कईयों को किसी को नॉर्मल फीवर होगा, नॉर्मल बुखार आया, और वो ऐसे में कोरोना के टाइम में खुद को क्या मान लेते हैं कि भाई मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। देखो दूसरे इन्फेक्शन भी तो, अभी दूसरे बैक्टीरिया वायरस को क्यों इतना इग्नोर करते हो भाई, उनको ऐसे थोड़ी है कि वो बाकी दूसरे को वायरस या बैक्टीरिया मर गए, अभी वो तो जिंदा ही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार अपन मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि यार कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो गया। तो इसीलिए तो परीक्षण करवाते हैं, चाहे रैपिड टेस्ट किट हुआ चाहे PCR टेस्ट हुआ, दोनों ही
आपके कोविड-19 के चेकिंग के लिए करते हैं। इसलिए बेटर वे कि टेस्ट जल्दी से जल्दी करवा लें। और गवर्नमेंट खुद कहती है भाई हमारे आसपास जैसे हमारी गली मोहल्ले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव आया तो वहाँ पर बाकायदा अगले दिन मेडिकल टीम विजिट करेगी। उसको तो ले गए, कोरोना रोगी को तो ले गए, लेकिन जो मेडिकल टीम वहाँ पर क्या करती है, आसपास के लोगों को भी सजेस्ट किया जाता है कि आप पब्लिक हेल्थ सेंटर पर या सरकारी केंद्रों पर या कहीं और जाकर कोरोना की टेस्टिंग करवाओ, ताकि आप वेट करोगे मेरे अंदर लक्षण आएंगे फिर मैं जाकर इलाज लूँगा, तो बेटर क्या है कि आपके पास 4-5 दिन बच जाएंगे। उस 4-5 दिन के दौरान ही अगर आपको दवाई देने लग गए तो आप मुश्किल से 4-5 दिन और लगेंगे और आप ठीक हो जाओगे। बाकी आप वेट करोगे कि यार नहीं मेरे तो ऐसे लक्षण आने चाहिए, सांस लेने में तकलीफ होनी चाहिए, नाक से पानी आना चाहिए, तेज बुखार आना चाहिए तो ही मैं जाऊंगा। सो बेटर थिंग कि हमें अगर हमने ऐसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आए हैं तो हमें खुद को ही टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो टीके या वैक्सीन की परिभाषा दे रहा हूं, देखो टीका या वैक्सीन टीका या वैक्सीन क्या है भाई? टीका या वैक्सीन किसी भी, अच्छा पहले एंटीजन एंटीबॉडी की भी वो दो चीजें रह गई थी, पहले उनकी परिभाषा लिखवा दे रहा हूं, फिर इस टीके की परिभाषा अपन लिख लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रह गया था, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। एंटीजन एंटीजन की अगर मैं परिभाषा दूं तो वह बाहरी पदार्थ जिसे या जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। इम्यून सिस्टम को सक्रिय या एक्टिवेट कर दे, एंटीजन कहलाता है। अब मैंने बताया ना, ये सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया भी हो सकता है, पराग कण भी हो सकता है। लिख सकते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, धूल कण, कॉमा, बैक्टीरिया, वायरस आदि। ठीक है, तो बाकी और भी भाई परागकण वगैरह वो भी आ जाएंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति का अंग भी आ जाएगा। एंटीजन ये हो गया, तो अगली परिभाषा एंटीबॉडीज की लिख लेते हैं भाई। एंटीबॉडी एंटीबॉडी की बात करें इसमें लिख सकते हैं कि एंटीजन के शरीर में प्रवेश के बाद
के बाद प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, भाई इसने तो क्या कर दिया था, प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया, तो अब ये सक्रिय होकर क्या करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। लिख सकते हैं कि बाद प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर, प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एग्जाम्पल देखें इसके, जैसे विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स, विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं IgG, IgM, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, और ये इम्यूनोग्लोबिन G और M कोविड-19 के संक्रमण के बाद सबसे पहले उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडीज ये दो हैं, G और M। तो जो रैपिड टेस्ट किट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड में आपके रक्त में ये दो अगर दिख गई एंटीबॉडीज, तो इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। हालांकि अगर आपका ब्लड टेस्ट जल्दी ले लिया, क्योंकि देखो इन एंटीबॉडीज के निर्माण में, यानी जिस दिन वायरस आया है उसके लगभग 2 हफ्ते के अंदर, कई बार 8 से 10 दिन में भी हो जाता है, लेकिन लगभग 2 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते बाद इन दो का निर्माण होता है। तो अगर व्यक्ति ने अपना सैंपल 6ठे दिन 7वें दिन ही दे दिया, तो हो सकता है ये एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, और ऐसे में जब आपके शरीर में ये एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी तो क्या कहा जाएगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, यानी आप में कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जबकि कोरोना का इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो चुका है। इसलिए आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा कि रैपिड टेस्ट किट पॉजिटिव लोगों का भी नेगेटिव बता रहे हैं। इसलिए बेस्ट क्या है, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड तकनीक। हालांकि PCR में टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें आपके नाक से या गले से सैंपल लेते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन सबसे पहले क्या कर रहा है, श्वसन तंत्र में। तो नाक या गले से आपके जो सैंपल लेकर फिर उसमें PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पता करते हैं कि हाँ भाई कोरोना है या नहीं है। रैपिड टेस्ट किट क्यों फॉल्स रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि देखो हो सकता है सभी का इम्यून सिस्टम अलग है, किसी में 10 दिन में एंटीबॉडी बन जाएगी, तो किसी में हफ्ते भर में बन जाएगी, तो किसी में 14 दिन में भी नहीं बनी। तो केवल एंटीबॉडी की प्रेजेंस से हम ये तो पता नहीं कर सकते ना कि वाकई में उसको रोग हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, एक चांस जरूर है, पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें कि और बात करें, जैसे एक बात बार बार हमारे पास सामने आ रही है कोरोना से रिलेटेड। ऑब्वियसली जब हम रोग पढ़ रहे हैं और इस टाइम में, इस सिनेरियो में रोग सुनते ही दिमाग में कोरोना ही आता है, और फिर जो हमने कोरोना के बारे में जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, सारी बातें फिर हमें करती है कि भाई यार ये ऐसे होता है क्या। तो 2-3 चीज़ें, वैसे मैंने कहा ना कोविड-19 के बारे में एक दिन बात भी करेंगे अपन। चलो, तो इसमें कुछ बातें, जैसे अगर बात करें कि RNA स्ट्रेन में चेंज हो जाता। देखो वायरस का सबसे खतरनाक हथियार क्या, कोई भी वायरस, चाहे एड्स का हुआ, चाहे पोलियो का हुआ, चाहे कोरोना का वायरस हुआ, वायरस में है क्या, बाहर प्रोटीन का आवरण और अंदर या तो DNA या RNA, कोई एक होगा। अब जब क्या होता है देखो कि अगर
कई बार अपन सुनते हैं कि वायरस में बदलाव आ गया, वायरस में चेंजेस आ गए। इसका मतलब क्या होता है कि वायरस की आनुवांशिक संरचना यानी या तो डीएनए या आरएनए में परिवर्तन हो गया। और ऐसे में जब ये इतना रैपिडली चेंज करता है तो हमने जो दवाई बनाई है वो दवाई अब इस नए वायरस को नहीं पहचान पाती। नए का मतलब केवल इतना ही है कि उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया है। जो वायरस चाइना में जहाँ से शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, उस वायरस की तुलना में अभी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वायरस फैला हुआ है वो थोड़ा सा दुर्बल है, कारण काफ़ी चेंजेस होते गए। और यही चीज़ मैंने कहा ना, वायरस की सबसे खतरनाक चीज़ ही यही है कि इसके आरएनए या डीएनए में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से नए लक्षणों वाले वायरस, भाई है तो वो अभी भी उसको कोविड-19 वायरस ही कह रहे हैं, सार्स कोरोना वायरस 2 ही कह रहे हैं अभी भी इसको, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया। और इस अंतर की वजह से हो सकता है उसमें कोई नया लक्षण भी विकसित हो गया, हो सकता है कोई और भी घातक हो गया या पहले से दुर्बल हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। एंटीजन हमेशा ध्यान रखना एक बात कि एंटीजन हमेशा आउटर सब्सटेंस, हमेशा आउटर सब्सटेंस होते हैं 99% केसेस में, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज यानी स्व प्रतिरक्षा रोग में हमारे शरीर की ही कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसा होता है। बाकी 99% केसेस में एंटीजन कहीं ना बाहर से आया है, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे शरीर के अंदर की ही सेल्स या हमारे शरीर के ही अंदर का किसी अंग के खिलाफ ही कोई एंटीबॉडीज बन जाती, हो जाता है कभी कभी, कई बार हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है, या हाशिमाटो का रोग की बात करें ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। आगे बात करते हैं। कि ब्लड ट्रांसफर में ध्यान देना। ब्लड ट्रांसफर में अपन वही चेक कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफर में अपन ऑलरेडी पहले एंटीजन एंटीबॉडी मैच करते हैं कि ए वाला ए को दे सकता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी पहले ही मैच कर लिया। अब ए वाले के शरीर में अगर ए ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके खिलाफ एंटीजन के तो वहां पर लेने वाले के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता ही नहीं है। ठीक है, वो अपन मैच करके लेते हैं, इसीलिए तो एंटीजन एंटीबॉडी मैच करके ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी दोनों टाइप की होती है, नेचुरल भी यानी इन्नेट इम्यूनिटी भी जो होती है, बाय बर्थ भी होती है, और ऐसी इम्यूनिटी भी होती है जो हम टीके के द्वारा लेते हैं। तो टीके के द्वारा अर्जित प्रतिरक्षा, जबकि जो आपके शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, जैसे बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध से भी कई एंटीबॉडी उसके शरीर में आती है, और वह क्या है, एक तरह से उसने उपार्जित की है, उसके शरीर में ऑलरेडी थी नहीं। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज जब वो बच्चा अपनी माँ के गर्भाशय में था, तब जो प्लेसेंटा के द्वारा वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ था, उस प्लेसेंटा से होकर माँ के शरीर से कई एंटीबॉडीज उस बच्चे के शरीर में जाती है। तो अगर जन्म के समय ऐसी एंटीबॉडी बच्चे में उपस्थित है, वो तो क्या कहलाएगी, जन्मजात प्रतिरक्षा। और जन्म लेने के बाद माँ का दूध पिया और माँ के दूध से कुछ एंटीबॉडीज उसके शरीर में आई, तो किसका उदाहरण है, उपार्जित प्रतिरक्षा का। टीका लेते हैं, टीके में बाहर से या ऐसे कह सकते हैं कि बाद में, जन्म के बाद में एंटीबॉडी बनी है, उपार्जित प्रतिरक्षा। WBC हमारे शरीर में पैदा होते समय ही थी, और ये WBC एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है। अभी देखो पोलियो के वैक्सीन की भी बात करते हैं कि किस तरह से सक्रिय और निष्क्रिय। तो ये दो तो हमने परिभाषाएं देख ली, एंटीजन क्या एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, इसकी बात की। अब मैं बात करता हूं वैक्सीन की या टीका। पोलियो वैक्सीनेशन सभी इसमें आ जाएगा। तो अगली परिभाषा है टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन की अगर बात करूं तो सुनना, देखो इसमें टीके या वैक्सीन की बात करते हैं कि ये हमें रोगों से बचाते हैं, इलाज नहीं करते। ठीक है,
रोगों से बचाव या सुरक्षा प्रदान करते हैं। रोग का इलाज नहीं करते हैं। यानी रोग होने के बाद कोई भी टीका ले लो फिर कोई मतलब नहीं है। यानी जो 2 बूंद जिंदगी की है पोलियो से बचने के लिए, पोलियो वैक्सीन, ओरल वैक्सीन जो है वो पोलियो होने से पहले ले लो तो 2 बूंद भी काफी है। लेकिन अगर किसी को पोलियो हो गया और अब 2 बूंद क्या 2000 बूंद भी दे दो तो भी अब पोलियो ठीक नहीं होगा। यानी वैक्सीन हमेशा आपको रोग से बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है, कभी भी इलाज नहीं करती। रोग हो जाने के बाद अब कोई मतलब नहीं है। अब चाहे आप टिटनेस हो जाने के बाद आप टिटनेस का वैक्सीन लो, कोई मतलब नहीं रहेगा। सो बेटर कि आप रोग होने से पहले ही अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन करवा लो, क्योंकि वैक्सीन आपको रोग से बचा सकता है, इलाज कतई नहीं करेगा। तो लिखते हैं ये हमें रोगों से बचाव सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोग का इलाज या उपचार नहीं करते। रोग का इलाज या उपचार नहीं करते। और एक और पॉइंट इसमें लिख रहा हूं, क्रियाविधि के आधार पर टीके 2 प्रकार के होते हैं। टीके 2 प्रकार के। अच्छा, एक बात यहां पर अपन ने अभी बीच में एक बात की थी, उसी पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है। क्या टीके की बात करें कि टीका जन्मजात प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा, तो टीके को हम उपार्जित प्रतिरक्षा में रखते हैं। आपको पैदा होने के बाद टीके दिए जाते हैं, पैदा होने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्या है? जन्म लेने के बाद, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो टीका किसका उदाहरण है? उपार्जित प्रतिरक्षा का। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं, उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखें, और 2 टीके के जो 2 प्रकार हैं वो कौन से हैं? सक्रिय टीका और बी हो जाएगा निष्क्रिय टीका। देखें, अंतर देखते हैं इस दोनों में। स्लाइड नंबर 3। नेक्स्ट, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सक्रिय टीका और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं निष्क्रिय टीका। सक्रिय टीका, एक्टिव वैक्सीन, और दूसरी तरफ आ जाएगा निष्क्रिय टीका, बोले तो पैसिव वैक्सीन। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा नाम देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सक्रिय टीका यानी
सक्रिय रोग कारक को शरीर में डालेंगे और निष्क्रिय टीका यानी निष्क्रिय रोग कारक को शरीर में डालेंगे, जबकि ये परिभाषा गलत है। नाम ऐसा लगता है सक्रिय टीका निष्क्रिय टीका। अंदर बता देता हूं, पहले आपको मैं समझा देता हूं। देखो, जब आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, पोलियो वैक्सीन की बात कर, तो ऐसे में आपके शरीर में जिंदा वायरस डाला जाता है पोलियो का। वो दवाई नहीं होती है, पोलियो के टीके के रूप में आपके शरीर में पोलियो का वायरस डाला गया है, लेकिन वो वायरस निष्क्रिय था, या ऐसे कह सकता हूं उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। अब भाई, जब रोग उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है, तो वो वायरस आपके शरीर में जाकर पोलियो तो नहीं करेगा, लेकिन अब ये एंटीजन के रूप में आपके शरीर में तो आ गया, तो इसके खिलाफ क्या तैयार हो जाएगी? एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। अगर ये जीवित वायरस होता, रोग क्षमता युक्त होता, तो फिर आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती, उससे पहले ये इन्फेक्शन कर देता। यानी जब आपको पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई, या किसी को भी पोलियो का वैक्सीन देते हैं, तो उस समय हमने पोलियो का वायरस जीवित अवस्था में मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया, लेकिन वो वायरस में रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। तो ऐसे में ये वायरस रोग तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन हमारे शरीर में पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई। अब इन फ्यूचर अगर हमारे शरीर में पोलियो वायरस अगर सक्रिय रूप में आ गया, कहीं से भी इन्फेक्शन हो गया, तो अब ये पहले से तैयार एंटीबॉडीज इसको उद्भवन काल व्यतीत करने का टाइम ही नहीं देगी, पहले ही उसको क्या कर लेगी? निष्क्रिय कर लेगी, पहले ही झाप लेगी उसको। तो अब ये वायरस सक्रिय आ भी गया, तो अब ये वृद्धि भी नहीं करेगा, उससे पहले ये एंटीबॉडीज इसको क्या कर लेगी? ट्रैप कर लेगी। जबकि निष्क्रिय टीके में क्या होता है, ये सुनना आप देखो। सक्रिय टीके में क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदर से एंटीबॉडी बनी। निष्क्रिय टीके में क्या करेंगे? पहले से तैयार एंटीबॉडी आपके शरीर में डालते हैं, यानी आपके शरीर में एंटीजन की बजाय सीधा एंटीबॉडी डाली है। और ये उदाहरण है टिटनस के टीके का। टिटनस के टीके को कैसे तैयार करते हैं? घोड़ा, हॉर्स। भाई अगर मैं बात करूंगा, जब ब्लड पढ़ाऊंगा, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और जो कणिकीय भाग होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज। और घोड़े के शरीर में टिटनस के बैक्टीरिया यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के खिलाफ उसके प्लाज्मा का ही भाग होता है, जिसे कहता है सीरम कहते हैं। उस सीरम से उस तैयार एंटीबॉडी को निकाल लिया। अब ये तैयार एंटीबॉडी को थोड़ा सा रिफाइन करके, ताकि हमारे शरीर में जाकर कोई रिएक्शन नहीं करे, थोड़ा सा रिफाइन करके, प्रोसेस करके हमारे शरीर में डाल देते हैं। और अब ये एंटीबॉडी हमने बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी ली है। तो टिटनस के टीके में तो आपके शरीर में एंटीबॉडी पहले से तैयार डालते हैं, जबकि पोलियो वैक्सीन में क्या हुआ? आपके शरीर में वायरस डाला और उस वायरस ने जाकर आपके शरीर के अंदर से एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित किया है। यानी एक तरफ तो रेडीमेड एंटीबॉडी और दूसरी तरफ आपका शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है। जब खुद एंटीबॉडी बनाएगा, सक्रिय टीका। जब ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी दे दी, निष्क्रिय टीका। उपार्जित प्रतिरक्षा के 2 प्रकार हो गए, यानी टीके के 2 प्रकार हो गए, सक्रिय और निष्क्रिय। तैयार एंटीबॉडी ले ली, सॉरी, आपके शरीर ने खुद एंटीबॉडीज बनाई है, सक्रिय टीका। ऑलरेडी तैयार बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज ली, निष्क्रिय टीका। तो यहीं पर एक बात मैंने आपको बताई भी थी कि माता के शरीर से भी बच्चे में कुछ एंटीबॉडी दूध के द्वारा जाती है। तो जब दूध से तैयार एंटीबॉडी उसके शरीर में गई, तो देखो पैदा होने के बाद आई है, कैसी है? उपार्जित है। और चूंकि तैयार एंटीबॉडी शरीर में आई है, यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण मां का दूध हो गया। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण ये टिटनस का टीका हो गया।
जबकि सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण ये पोलियो का टीका हो गया। यानी कुल मिलाकर टीके की बात करें, टीका केवल रोग से बचा रहा है। दो प्रकार का सक्रिय निष्क्रिय, सक्रिय खुद ने एंटीबॉडी बना ली, निष्क्रिय तैयार एंटीबॉडी ले ली। ये जो अपन ने समझा वो लिख लेते हैं, ठीक है। आगे बात करें। इम्यूनिटी ध्यान देना नेचुरली बनता है हमारे शरीर में, सबकी इम्यून सिस्टम सबका अलग होता है। हाँ, कुछ ऐसे अगर पौष्टिक भोजन लोगे, अच्छी लाइफस्टाइल बिताते हो, अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि एसी में बंद बैठे रहो। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन खाना, ये होता है अच्छी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। नेचुरल यानी प्राकृतिक पदार्थ खाओ ना। क्यों पिज़्ज़ा बर्गर पर निर्भर करते हो? अभी तो कईयों को नसीब भी नहीं हो रहा होगा पिज़्ज़ा बर्गर कोरोना की वजह से, अच्छी बात है। तो नेचुरल चीज़ें खाओ, साबुत अनाज खाओ, फल खाओ, फ्रूट वगैरह ये खाओ आप, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। आगे बात करें कि अभी देखो पॉसिबल, अभी जो एक्टिव वैक्सीन की बात करें, इस पर इन सब पे रिसर्च चल रहा है अभी कि कोविड-19 का क्या करें, हम निष्क्रिय टीका बनाएं, सक्रिय बनाएं। ये सभी रिसर्च डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं। डीएनए वैक्सीन और एडवांस लेवल का है। डीएनए वैक्सीन केवल डीएनए से लेकर हम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएं, इस सब पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे बच्चा माँ के गर्भ में, कई बार क्या हो जाता है बच्चे में माँ के गर्भ में रहते हुए भी अगर उसमें कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़े तो वैसे वो प्रतिरक्षा नहीं है, क्योंकि उसको बाहर से ट्रीटमेंट दिया अपन ने, ठीक है। कई बार हो जाता है ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो न तो इम्यूनिटी नहीं कहलाएगी, वो जन्मजात या उपार्जित कोई भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। और हाँ, बर्थ से पहले अगर माँ में वैक्सीनेशन हो रखा है, माँ को पोलियो नहीं है, तो बर्थ से पहले तो ये इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है, ठीक है। इन्फेक्शन जैसे पोलियो का वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है अगर बात करें तो ये मुख से यानी संक्रमित जल एवं भोजन से इसका संक्रमण सबसे पहले होता है आंतों में। तो बच्चे में डायरेक्ट तो फूड कहाँ से जा रहा, माँ से तो जा नहीं रहा, ठीक है। अगर माँ का कोई फूड, जैसे माँ ने खाया कुछ खाना जिसमें पोलियो का वायरस था, तो माँ के अंदर पहले से एंटीबॉडी है, माँ का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो माँ पहले ही उस बच्चे को बचा लेगी। यानी बच्चे तक तो अभी पोलियो वायरस पहुँचा ही नहीं, तो बच्चे के इम्यून सिस्टम की तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आगे बात करें, लिखें इनके बारे में। तो सक्रिय टीका और निष्क्रिय टीका, इनके बारे में लिख लेते हैं, दो तीन बातें, उदाहरण भी देख लेते हैं कि इस टीके में व्यक्ति के शरीर में किसी रोगजनक को निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कराकर कराया जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। दूसरी तरफ निष्क्रिय टीके में क्या करेंगे, ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी को ही डालेंगे, ठीक है। ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी को ही डालते हैं और
अभी रिसेंटली अभी जो प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी है उसमें यही तो कर रहे हैं। आपने सुना होगा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी, प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट जो थेरेपी है उसको बढ़ाया जाएगा। तो प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी में बेसिक आइडिया क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति जो कोविड-19 से ठीक हो चुका है, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जिसको कोविड-19 हुआ उसके शरीर में IgG और IgM एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो अब उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ, वो रिकवर हो गया। तो अब जो व्यक्ति रिकवर हो चुका है उसके शरीर से ये IgG और IgM जो है ये कुछ मात्रा में निकाल लेंगे प्लाज्मा में से, और ये तैयार एंटीबॉडी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, जो 10-12 दिन लग रहे थे एंटीबॉडीज के निर्माण में, अब वो तैयार एंटीबॉडीज तुरंत मिल रही है। लेकिन इसमें भी ब्लड ग्रुप मैचिंग और कोई डोनर भी तो होना चाहिए। भाई आप खुद बताओ, जो ऑलरेडी कोविड-19 जिस बीमारी के नाम से लोगों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, वो ऐसी रोग से ठीक होकर आया और अब वो अपनी एंटीबॉडीज़ देना चाहेगा क्या? क्योंकि मैंने कहा ना, लोग स्वस्थ होते हुए भी ब्लड डोनेट नहीं करते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक रोगी व्यक्ति जो अभी ठीक हुआ है वो अपनी रोग क्षमता को आपको दे देगा? पॉसिबिलिटी कम है। इसीलिए गवर्नमेंट अपील करती है कि आप अपना प्लाज्मा ऐसे डोनेट करें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और सही भी है, आप खुद भी जानते हैं, एक बच्चा जो जन्म से ही बिल्कुल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहा है, जब देखो एसी में पला बढ़ा है, अब अगर वो अचानक कहीं बाहर चला गया और एक दूसरा बच्चा है जो बेचारा सड़क पे ही पैदा हुआ, उसने खूब गंदगी झेली की, खूब ऐसे वातावरण में रहा जहाँ खूब अनहाइजीनिक कंडीशन यानी इन्फेक्शन के खूब चांसेस रहते। इन दोनों बच्चों की मैं तुलना करूं तो आपको भी पता है, भले ही वो सड़क पे रहने वाला बच्चा बार बार बचपन में बीमार पड़ा होगा, लेकिन अब बड़ा हो गया है, और वो एसी में रहा हुआ बच्चा भी बड़ा हो गया, दोनों 15 साल के हो चुके हैं। अब दोनों बच्चों को एक जगह भेजा जहाँ इन्फेक्शन के चांस थे, तो बहुत जल्दी आसानी से इन्फेक्शन किस में होगा, जो ऐसे सुरक्षित वातावरण में एसी में रहा था। और जो बच्चा ऑलरेडी इतने इन्फेक्शंस झेल चुका है उसमें इन्फेक्शन आसानी से होगा नहीं, अगर हो भी गया तो उसके शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी गरीब का बच्चा बीमार भले ही हो जाएगा, लेकिन उसमें ध्यान देना, उस एसी में रहने वाले बच्चे की तुलना में जल्दी से रेस्पॉन्ड भी करेगा। यही कारण है कोविड-19 के पेशेंट्स के आसपास भाई 4th क्लास कर्मचारी तो है ही, उनके आसपास साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, उस वार्ड में वार्ड बॉय वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्ट बार बार उनके कितने संपर्क में आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जब हम ज़्यादा रोग के संपर्क में रहते हैं तो हमारी बॉडी उस रोग के कारक के खिलाफ बिना टीका किए हुए भी आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है। इस तरह से यानी बिना टीका लगाए हुए भी हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई, इसे ही तो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आज से 15-20 दिन पहले हर्ड इम्यूनिटी के बारे में खूब सारा न्यूज़ आई थी कि अब कोविड-19 को हर्ड इम्यूनिटी पर ही छोड़ देते। मतलब क्या है इसका, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे वायरस की भी क्षमता कम होगी और व्यक्तियों में इसके खिलाफ ऑटोमेटिकली इसके कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे संक्रमण का जो प्रकोप है कम होगा, धीरे धीरे व्यक्तियों में रोग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। थोड़ा बहुत बीमार होंगे, 2-3 दिन बाद फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यही है हर्ड इम्यूनिटी। सो बेटर वे, भाई एक ग्रुप साइंटिस्ट का ये भी कह रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी ही इसका बेटर इलाज है। आप खुद सोचो, स्वाइन फ्लू 10 साल हो गए। अगर बात करूं 2 साल पहले की, जोधपुर और जयपुर में काफ़ी फैला था स्वाइन फ्लू, तो क्या हम कुछ व्यक्ति क्या हम स्वाइन फ्लू के चपेट में नहीं आए होंगे? आए होंगे, वायरस के चपेट में आए होंगे, लेकिन नॉर्मल फीवर आकर ठीक हो गए, बिकॉज बिना टीका लगाए हुए भी उस स्वाइन फ्लू वायरस के खिलाफ कई व्यक्तियों में इम्यूनिटी आ गई है।
और यही चीज रहेगी इस कोविड-19 के खिलाफ भी। आज से 4-5 साल बाद अगर कोई कहेगा ना मुझे कोविड-19 हो गया, तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ठीक है हो गया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, जो बात मार्च अप्रैल में थी, इतना डर था, वो डर अब है क्या? अब नहीं है। इन्फेक्शन का डर अभी भी है, लेकिन जान का खतरा अब नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हर्ड इम्यूनिटी से ही कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने कहा ना, तभी तो गांव वाले भाई जो नेचुरल परिस्थितियों में रहता है उसकी इम्यूनिटी पावर बेटर होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं निष्क्रिय टीका। निष्क्रिय टीके में क्या है देख लेते हैं। इस टीके में पहले से तैयार एंटीबॉडीज को व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है या व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये एंटीबॉडीज रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होती है। ठीक है, यानी अपन ने रेडीमेड एंटीबॉडी ली है और सक्रिय टीके में हमने क्या किया, सक्रिय टीके में हमारे शरीर में यानी शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। अब देखो दोनों में मैंने पहले भी बताया कि भाई जो सक्रिय टीके होंगे यानी जब एंटीबॉडी खुद हमारे शरीर में बनेगी तो ऐसे टीके ज्यादा समय तक रोग से बचाएंगे। तो लिख सकते हैं ऐसे टीके लगभग पूरे जीवन काल के लिए रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो निष्क्रिय टीका किसी पर्टिकुलर निश्चित समय के लिए केवल। ठीक है, अभी देखो पोलियो का वैक्सीन, अभी प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें पोलियो का जो पोलियो की तरह कोरोना का वैक्सीन बना है, ये अभी रिसर्च चल रहे हैं इस पर। क्योंकि मैंने कहा ना देखो कि कई बार इस तरह से जो टीका बनाया कई बार वो भी एंटीजन के समान कार्य कर गया तो फिर तो डबल मार हो जाएगी। सो बेटर वे कि हम पहले ट्रायल खूब सारे करेंगे, अगर सुरक्षित है टीका तो ही फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो निष्क्रिय टीके की बात करें कि ये टीके कुछ समय, अब ये समय 6 महीने से 2 साल हो सकता है, 6 माह से 2 वर्ष, 2-2.5 साल तक भी हो सकता है। ठीक है, ये टीके कुछ समय तक ही रोगों से या रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कुछ समय तक ही रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
आगे इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? पोलियो का टीका। जब पोलियो पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि पोलियो के भी टीके दो प्रकार के हैं, आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी बोले तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओपीवी बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। पहले देखो, नॉर्मली जो टीका बनता है उसका पहला ट्रायल तो हम जानवरों पर करते हैं, उसके बाद ह्यूमंस पर करते हैं, मनुष्यों पर करते हैं। तो आगे बात करें पोलियो का टीका, और दूसरी तरफ निष्क्रिय टीके में उदाहरण आ जाएगा टिटनस का टीका। टिटनस का टीका, टिटनस वैक्सीन। तो सक्रिय टीका, निष्क्रिय टीका, दोनों में अंतर ध्यान रखना। दोनों ही उपार्जित प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं, लिख सकते हैं। एक लाइन दोनों में कॉमन लिख देता हूं कि ये दोनों टीके उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित दैट मीन्स जन्म लेने के बाद अर्जित की है। दोनों टीके उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है। दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा का दोनों उदाहरण है। तो हमने ये मुख्य परिभाषाएं देखी। फिर लास्ट में एक और रोगों के प्रकार की बात आ जाती है, जो अभी आपने देखा भी होगा। कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, पेंडेमिक। तो और अलग अलग प्रकार के रोग कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के रोग होते हैं टोटल, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक जो किसी क्षेत्र विशेष में फैले हों, दैट्स इट। जैसे घेंगा, गॉइटर। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में घेंगा एंडेमिक रोग के रूप में पाया जाता है, क्योंकि वहां के भोजन में आयोडीन की कमी पाई जाती है। फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? किसी देश में या विश्व के किसी हिस्से में फैला हुआ है। हो सकता है एक देश हो सकता है 2 देश हो, 3 देश हो। एपिडेमिक, महामारी। ये तो क्या हुआ, एपिडेमिक तो क्या हुआ, जैसे उदाहरण बात करें प्लेग की, सूरत में फैला था 1994 में। जैसे बात करूं मैं इबोला की, इबोला जब 2013-14 में इसका संक्रमण हुआ था, तो अफ्रीका के कुछ देशों में जैसे सिएरा लियोन में, नाइजीरिया में, सूडान में ये रोग फैला था, एपिडेमिक। और तीसरा आ जाता है पेंडेमिक, वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी यानी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर फैल चुकी है, कोविड-19, स्वाइन फ्लू। ये ऐसे वायरस है या ऐसी बीमारियां हैं जो पूरे ग्लोब पर, पूरी अर्थ पर फैले हुए। लगभग सारे देशों में इनका संक्रमण देखा गया है, तभी वैश्विक महामारी या पेंडेमिक कहलाते हैं। तो फैलाव के आधार पर जो 3 प्रकार है इनकी बात करेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास से रोगों का वर्गीकरण जो अपन ने देखा, विभिन्न प्रकार के, अब रोगों की बात करें, परिभाषाएं पूरी हो चुकी है, तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।